Cartoon Kahania. माँ जी, गोलगप्पे खाए, बड़े दिन हो गए हैं। ठीक है, चल खाते हैं। माँ जी, इस दुकान से खाएंगे आज। किससे? ये जोधपुर वाले से। हाँ माँ जी, सुना है कि बड़े अच्छे गोलगप्पे होते हैं इसके। चल फिर देखते हैं खा के। और फिर निशा अपनी सास सरला को लेकर उस गोलगप्पों की दुकान पर गई। दोनों ने खूब मन से गोलगप्पे खाए। और फिर कितने पैसे हो गए भैया? 60 रुपए हो गए माता जी। हैं कितने? 60 रुपए माता जी। अच्छा ठीक है, ये लो। सरला ने गोलगप्पे वाले को पूरे 60 रुपए गिनकर दे तो दिए, लेकिन पैसे देते हुए उसे जितना दुख हो रहा था उतना ही गुस्सा भी आ रहा था अपनी बहू निशा पर। फिर घर पहुंचने के बाद, निशा, आज के बाद कभी मुझे गोलगप्पे खिलाने को मत बोल देना। हाँ हाँ माँ जी, समझ गई। सच में लूट मचा रखी है इसने तो। आगे से कभी उसके पास से गोलगप्पे नहीं खाएंगे। उसके पास से क्या, अब कहीं से भी गोलगप्पे खाने की जरूरत नहीं। बस हो गया, पैसे और सेहत दोनों की बर्बादी है ये। अपनी सास को गुस्से में देखकर निशा आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप घर के कामों में लग गई। दरअसल निशा स्वभाव से बड़ी चटोरी थी। उसका मन हर वक्त कुछ न कुछ खाने को करता ही रहता था। गोलगप्पे और चाट तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन फिलहाल अपनी सास की नाराजगी के चलते उसे अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल करना था। सरला के 2 बेटे थे, बड़ा देवाशीष और छोटा आशीष। देवाशीष और आशीष दोनों एक साथ एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे। दोनों की तनख्वाह अच्छी नहीं थी, बस किसी तरह से घर का गुजारा चल जाता था। निशा देवाशीष की पत्नी थी और आशीष अभी कुंवारा था। फिर एक दिन खाना खाते हुए, सुनो, तुम सब अगले हफ्ते मेरे साथ लखनऊ चलोगे। मामा जी के यहाँ चलना है? हाँ, मामा जी ने बुलाया तो है, और साथ में आशीष के लिए एक अच्छा रिश्ता भी बताया है, वहां भी चलेंगे। अरे वाह, बढ़िया है। लो बेटा आशीष, अब तुम्हारी भी आजादी खत्म है। ठीक 1 हफ्ते बाद चारों लोग आशीष के लिए लड़की देखने गए। लड़की का नाम काजल था, जो आशीष को पहली ही नजर में भा गई। और कुछ दिनों में काजल सरला की छोटी बहू बनकर उसके घर आ गई। निशा और सरला में भी अच्छी पटने लगी। सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन दोनों बहुएं एक साथ सब्जी खरीदने बाजार गई। और फिर, सुनो ना भाभी, चलो ना गोलगप्पे खाते हैं। अब ठीक है, पर माँ जी को मत बताना। क्यों? ऐसा क्यों? अरे वो गुस्सा करती हैं। गोलगप्पे खाने के लिए? नहीं, महंगे गोलगप्पे खाने के लिए। मतलब? अरे वो सामने दुकान देख रही हो, वो बड़ी वाली, वो जोधपुर स्नैक्स वाली। हाँ हाँ वही। उनके गोलगप्पे ना, क्या बताऊं कितने मजेदार होते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आओ चलकर खाते हैं ना। अरे यार, पर वो महंगे देता है। ओहो भाभी, चलो ना, गोलगप्पे हैं, कितने ही महंगे होंगे, चलो जल्दी। अब तो निशा से भी नहीं रुका गया। दोनों गोलगप्पे खाने पहुंच गई। और फिर जैसे ही काजल ने पहला गोलगप्पा खाया, क्या बात है, कसम से भाभी, थैंक यू जो आपने मुझे इस दुकान के बारे में बता दिया। गोलगप्पे और चाट तो पहले से ही मेरी जान है, ऊपर से इस दुकान का टेस्ट, मजा ही आ गया। अब वैसे गोलगप्पे तो मुझे भी बहुत पसंद है। पता है, मैं अपनी सहेलियों के साथ गोलगप्पे खाने का कंपटीशन करती थी स्कूल में। मुझसे ज्यादा गोलगप्पे वहां कोई नहीं खा पाता था। अच्छा, ऐसी बात है? तो आज फिर से हो जाए कंपटीशन, मुझे हरा कर दिखाओ तो जानू। ऐसी बात है तो चल फिर। भैया रुकना नहीं, आज देख ही लेते हैं हम दोनों में कौन बड़ी चटोरी है। बस फिर क्या था, गोलगप्पे वाला धुआंधार गोलगप्पे बनाता गया और दोनों बहुएं बिना रुके खाती ही गई। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं थी। हालांकि काफी सारे गोलगप्पे खाने के बाद उनकी हालत खराब होने लगी, लेकिन मजाल है जो कोई एक भी गोलगप्पे की प्लेट छोड़ने को तैयार हो। तभी गोलगप्पे वाले ने कहा,
मैडम 600 के तो हो चुके हैं, और लगाऊं क्या? ये सुनते ही दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। कितने के हो गए भैया? 600 के हो गए मैडम, बताओ और बनाऊं? 1 मिनट भैया, रुक जाओ। निशा ने काजल को साइड में ले जाकर धीरे से उसके कान में कहा, काजल कितने पैसे लाई हो तुम? भाभी माँ जी ने 500 रुपए दिए थे, कहा था 200 की सब्जी ले आना और 300 में आटा और दाल। अरे यार मर गए, राशन सब्जी तो छोड़, यहाँ तो गोलगप्पों के ही पूरे पैसे नहीं है। अब क्या करें? माँ जी को फोन करना पड़ेगा, और क्या है, फिर तो गए काम से। अब भैया अपना फोन देना जरा, एक कॉल करनी है। अब आप ये 500 रखो, मैं फोन करके और पैसे मंगाती हूँ। दोनों बहुओं के पास अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि दोनों के पास वाकई पैसे नहीं थे। हार मानकर उन्हें फोन करके अपनी सास सरला को सारी बात बतानी ही पड़ी। फिर ठीक आधे घंटे के बाद निशा और काजल को उनकी सास सरला दूर से आती दिखाई दी। उसने आते ही अपनी साड़ी के पल्लू पर लगी गांठ को खोलकर कुछ पैसे गोलगप्पे वाले को दिए। वो सारी चिल्लर थी और सारे पैसे मिलाकर 95 रुपए ही हो रहे थे। भैया मुझे माफ करना, पर मेरे पास अभी 100 रुपए पूरे नहीं है, बस 5 कम है। मैं आजकल में लौटा दूंगी तुम्हें, भरोसा रखो। वाह जी वाह, चले आते हैं मुंह उठाकर। फकीर कहीं के। उस दिन सरला का बहुत अपमान हो गया था और ये देखकर निशा और काजल दोनों शर्म से पानी पानी हो गई। निशा को अब जाकर समझ आया था कि उस दिन सरला को उस बड़ी दुकान के गोलगप्पे क्यों नहीं भाए। दोनों बहुओं को सबक मिल चुका था, क्योंकि उन दोनों के चटोरेपन और बेवकूफी की वजह से परिवार के लिए आने वाले कुछ दिन दिक्कत से बीतने वाले। लता की आदत थी कि वो हमेशा दिन में रोटी बनाती और रात में चावल। कुछ भी हो जाए, कभी दाल चावल, कभी राजमा चावल, कभी पुलाव, कभी खिचड़ी पर चावल तो बनने ही बनने हैं। कई बार लता की सास विमला उसे इसके लिए रोक चुकी थी, पर लता अपनी इस आदत को बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहती थी। बहू, आज खाने में क्या बनाया है? बाबूजी दाल चावल बनाए हैं। आज फिर चावल बना लिए। लता, मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मैं रोजाना रात में चावल नहीं खा सकती बहू। दिन में बनाओ तो मैं थोड़े बहुत खा भी लूं। एक काम कर, मेरे और इनके लिए तो तू रोटी ही बना दे। माँ जी अब आटा गूंथना पड़ेगा, आटा गूंथा हुआ नहीं रखा। कोई बात नहीं बहू, जो बनाया है वही दे दो। लता ने दाल चावल बनाए हुए थे, वही अपने सास ससुर के आगे परोस दिए। एक काम करो, मैं तुम्हें 2 रोटी का आटा गूंथ कर रोटी सेक देती हूँ। अरे नहीं नहीं विमला, कोई बात नहीं, मैं दाल चावल खा लूंगा। अब तुम उठोगी रोटी बनाने के लिए तो फिर बहू बोलेगी कि उसे ही कह देते, इसलिए अब खा लो। लता की दिन में रोटी रात में चावल की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। लता, आज तो मेरी ऑफिस की छुट्टी है, एक काम करो, कढ़ी चावल बना लो, बहुत मन हो रहा है। अब मैंने गोभी आलू की सब्जी और रोटी बना दी है, अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। वैसे भी मैं रात को राजमा चावल बनाने वाली हूँ, मैंने पहले ही प्लान कर लिया था, इसलिए अब रोटी और गोभी आलू की सब्जी खा लो। तुम सही हो, जब देखो अपनी मर्जी करती हो। अब रात में मैं सोच रहा था कि मटर पनीर की सब्जी और रोटी बनवाऊंगा, तुम राजमा चावल का प्लान बनाकर बैठ गई हो। अरे तो क्या हुआ, तुम तो जानते हो ना मैं दिन में चावल नहीं बनाती हूँ, रात में थकी हुई होती हूँ, इसीलिए मैं रात को ही चावल बनाती हूँ। मेरे से नहीं बनती रात में रोटियां। अच्छा ठीक है, जो मन में आए वो करो। मैं माँ को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, बोल रही हैं कुछ दिनों से घुटनों में बहुत दर्द है। विमला की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए बेटा अभिनव उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। देखिए माताजी, उड़द की दाल, भिंडी, चावल, दही वगैरह और ठंडी चीजें आपको कुछ समय के लिए बंद करनी होंगी। डॉक्टर साहब, मैं तो कोई ठंडी चीज लेती ही नहीं हूँ। ये बच्चे कई बार कहते हैं कि ठंडा आइसक्रीम और ठंडा दूध वगैरह ले लो। मैं तो दही भी बहुत कम खाती हूँ क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द हो जाता है। अब डॉक्टर साहब,
और कुछ खाने का परहेज? बस इन्हीं बातों का ध्यान रखें और समय पर दवाई लें। विमला अभिनव के साथ घर आ जाती है। लता, डॉक्टर ने माँ को कुछ चीजें खाने के लिए मना किया है, जिनमें से चावल भी हैं। तुम ये जो रोज चावल बना देती हो ना रात में, वो माँ को बहुत नुकसान करते हैं, इसलिए अब माँ के लिए रोटी बना दिया करो। ठीक है, बना दूंगी, पर आज खाना बन चुका है। तो कोई बात नहीं, माँ के लिए रोटी बना दो, और एक काम करो, बाबूजी के लिए भी बनाई दो। बस काम पर काम बढ़ा देते हो। लता गुस्से में रसोई में जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास रसोई में रोटी सेक रही है। अरे, मैं बना तो रही थी, आप क्यों खड़ी हो गई? अब ये देखेंगे आपको रोटी बनाते हुए तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। कोई बात नहीं बहू, तुम भी तो पूरा दिन काम करके थक जाती हो, 2-4 रोटी ही तो सेकनी है, उसमें देर नहीं लगती। तुम्हारे लिए बनाऊं, तुम खाओगी? नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी, आप अपने लिए और बाबूजी के लिए बना लो, मैं तो चावल ही खाऊंगी। अपना खाना डालकर रसोई से चली जाती है। लता ने अपनी आदत को फिर भी नहीं छोड़ा। दिन में रोटी सब्जी बन जाती तो वो रात में चावल बना लेती। जब उसने देखा कि उसके सास ससुर को तो रोटी ही खानी है, तो उसने अब दिन में ज्यादा रोटी बनानी शुरू कर दी, ताकि रात को उसे फिर से रोटी ना बनानी पड़े और वो चावल खाकर ही रह जाए। माँ जी, रोटी मैंने दोपहर में ही ज्यादा बना दी थी। मुझे पता था आप और बाबूजी रात को रोटी खाते हो, इसलिए मैंने सोच लिया है अब मैं आप लोगों की रोटी दोपहर में ही बना दिया करूंगी। पर बहू, वो तो ठंडी हो गई होगी। अब अरे विमला, कोई बात नहीं, ठंडी है तो उन्हें तवे पर गर्म कर लो, तुमने और मैंने ही तो खानी है। जाओ बहू, तुम अपना खाना खा लो। लता अपने कमरे में चली जाती है। उसके सास ससुर दोपहर की रोटी ही खा लेते हैं। लता अपनी आदत की वजह से अब जब भी रात में चावल बनाती तो अपने सास ससुर की रोटी दोपहर में ही बनाकर रख देती। एक दिन लता अपने कमरे में स्टूल पर चढ़कर ऊपर की अलमारी से कुछ ढूंढ रही थी। कहाँ रख दिया मैंने अपना नया पर्स? यहीं ऊपर अलमारी में ही तो रखा था। भाभी, आराम से, मेज गिर जाएगा, रुको मैं आती हूँ। जितनी देर में काम वाली दौड़ कर जाती, इतनी देर में लता मेज से नीचे गिर चुकी। लता की चीख निकल गई। अभिनव और विमला लता को डॉक्टर के पास ले गए। लता की रीढ़ की हड्डी का मांस फट गया, जिस कारण लता को कुछ दिनों का बेड रेस्ट हो गया। माँ, ये लता की सारी दवाइयाँ, अभी अगले हफ्ते बुलाया है डॉक्टर ने। बेटा, घबराने की तो कोई बात नहीं है ना? डॉक्टर क्या कह रहा है? पापा, रीढ़ की हड्डी का मांस फट गया है, इसलिए कुछ दिन ठीक होने में लगेंगे, लेकिन लता को पूरा बेड रेस्ट करना होगा। कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे, मेरी बहू तो बहुत बहादुर है, देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें ताकत की बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाकर दूंगी, जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। लता की कमर में दर्द था और ये बात उसकी सास और बाकी परिवार के लोग भी समझ पा रहे थे। सब लता को बहुत हिम्मत देते हैं। लता की सास विमला अपनी बहू की बहुत देखभाल करती है। लता देखती है कि उसकी सास बिल्कुल उसकी सगी माँ की तरह उसकी देखभाल कर रही है। उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा होता है कि एक तरफ वो अपने सास ससुर के लिए 2 रोटी बनाने में कितना हिचकिचाती थी और उन्हें दोपहर की ठंडी रोटियां दे देती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि रात में उसे सिर्फ चावल बनाना और खाना पसंद था। उसने अपने सास ससुर की उम्र का लिहाज भी नहीं किया। लता को अपनी गलती का एहसास होता है और कुछ दिनों बाद जब वो ठीक हो जाती है तो वो अपनी गलती को सुधार लेती है। वो जब भी रात में चावल बनाती तो थोड़ी रोटियां भी बना देती, ताकि उसके सास ससुर अगर चावल नहीं खाना चाहते तो वो गरम गरम रोटी खा सके। ये डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। आप दूसरी शादी कर लीजिए ताकि ये वंश आगे बढ़ सके। नहीं सोनम, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अर्जुन ने ये कह तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी था कि उसका वंश आगे बढ़े। फिर एक रोज अर्जुन किसी काम से काशी गया, जहां रजनी नाम की एक खूबसूरत लड़की से उसकी मुलाकात हुई, जिसे देखते ही अर्जुन को उससे प्यार हो गया और उसने रजनी को प्रपोज कर दिया। अर्जुन भी दिखने में हैंडसम था, तो रजनी ने भी झट से हाँ कर दी। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं। उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली।
अब अर्जुन काम के बहाने ज्यादातर काशी में ही रहने लगा और कभी कभार ही अपनी माँ और पत्नी सोनम से मिलने चंडीगढ़ आता। लेकिन कुछ समय बाद उसने आना जाना भी बंद कर दिया, साथ ही पैसे भिजवाना भी, और अपना फोन नंबर भी बदल दिया। अब उसकी माँ सरला और पत्नी सोनम अकेले ही चंडीगढ़ में रहने लगी। कुछ समय तक तो उनके घर का जैसे तैसे गुजारा चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन, क्या करूं माँ जी, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या होगा। वो हमें छोड़कर चले गए और अब घर में खाने के लिए भी बहुत कम पैसे बचे हैं। बहू, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं बल्कि हिम्मत जुटाने का है। मेरे पास सोने की चेन रखी है, तुम उसे ले जाकर बेच दो और फिर उससे हम दही कचौरी बनाने का काम शुरू करेंगे। तुम्हारे हाथ की बनी दही कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट होती है। अपने इस हुनर का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है बहू, और मुझे पूरा विश्वास है लोगों को तुम्हारे हाथ की दही कचौड़ी बहुत पसंद आएगी। लेकिन माँ जी, क्या मैं ये कर पाऊंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, और इसमें मैं तेरा पूरा साथ दूंगी। सोनम बाजार जाकर वो चेन बेच आती है और उनसे दही कचौड़ी का सामान और साथ ही एक ठेला खरीद लेती है। अगले दिन ही वो दही कचौड़ी बनाकर ठेले पर बेचने निकल पड़ती है। फिर टूरिस्ट प्लेस सुखना लेक के किनारे जाकर अपना ठेला लगा लेती है और जोर जोर से आवाज देकर लोगों को बुलाने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट चटपटी करारी करारी दही कचौड़ी खाइए। दोनों सास बहू को खड़े खड़े 3 घंटे हो जाते हैं। फिर जाकर उनके पास एक ग्राहक आता है। एक प्लेट देना तो दही कचौड़ी, बहुत जोरों की भूख लगी है। उसे खाते ही वो उसके स्वाद में खो जाता है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट दही कचौड़ी है, मजा आ गया। ऐसा करो 3 प्लेट पैक कर दो, घर वालों के लिए भी ले जाऊंगा, उनको भी बड़ी पसंद आएगी। उस दिन उसकी खूब कमाई होती है। माँ जी, यकीन ही नहीं हो रहा है, पहले दिन ही हमें इतनी कमाई होगी। हाँ बहू, अब कल से हमें और दुगनी दही कचौड़ियाँ बनानी होंगी। आज सारी दही कचौड़ियाँ खत्म हो गई, लेकिन ग्राहक आना कम नहीं हुए। घूमने आए लोगों को सास बहू की दही कचौड़ी बहुत पसंद आने लगी। अब लोगों की भीड़ उनके पास लगने लगी। जहां वो दिन पर दिन सफलता छू रही थी, तो वहीं कुछ औरतें उन्हें ताना देते हुए कहती हैं, अरे सुना है ये औरत बांझ है, जिसकी वजह से इसका मर्द इसे छोड़कर चला गया। पहले तो ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी, लेकिन आज देखो दोनों सास बहू के कैसे दिन आ गए जो ठेला लगाकर अपना पेट पाल रही हैं। लोगों की बातों से उनका मन तो दुखता, लेकिन फिर वो सब कुछ भुलाकर अपने काम पर ध्यान लगाती। कुछ ही समय बाद सोनम ने सुखना लेक के पास एक दुकान खरीद ली और उसमें दही कचौड़ी बनाने लगी। उधर अर्जुन रजनी और अपने बेटे मयंक के साथ खुश था, लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई और रजनी का देहांत हो गया, जिससे अर्जुन और मयंक काफी दुखी रहने लगे। अपने उदास बेटे का मन बहलाने के लिए एक रोज अर्जुन मयंक को मनाली घुमाने ले गया। वापस लौटते वक्त अर्जुन ने मयंक से कहा, मयंक, मैं जानता हूँ तुझे दही कचौड़ी बहुत पसंद है। तुम रजनी से हमेशा वही बनाने की जिद करते थे। वैसे मैंने सुना है यहाँ सुखना लेक के पास एक दही कचौड़ी वाली है जो बहुत अच्छी दही कचौड़ी बनाती है। भाई साहब, वो फेमस दही कचौड़ी वाली सास बहू कहाँ पर ठेला लगाती है? जी वो देखिए सामने जो बहुत भीड़ एक दुकान के बाहर है ना, वही है फेमस दही कचौड़ी की दुकान। अर्जुन जब मयंक के साथ उस भीड़ को हटाते हुए वहां पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसके सामने उसकी माँ और पत्नी सोनम थी। इतने समय बाद अर्जुन को अपने सामने देख उसकी माँ सरला खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया, जिसके बाद अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोनम और सरला से माफी मांगी और उन्हें सारी बात बताई। मुझे माफ करना सोनम, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन ये मेरा बेटा मयंक है। आपका नहीं, हमारा बेटा। आज से ये हमारा बेटा है। सोनम ने अर्जुन को माफ कर दिया और मयंक को अपना लिया। वो मयंक को बहुत प्यार करती और उसे अपने हाथ की बनी दही कचौड़ी बनाकर खिलाती, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मयंक की माँ बनाती थी। मयंक को अब पिता के साथ साथ माँ और दादी दोनों का प्यार मिलने लगा। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। ये क्या माँ, तुमने तो कहा था कि आज तुम मेरे लिए समोसे बनाओगी, लेकिन ये तो दलिया है।
कहा तो था पर बेटा आज नहीं बना पाई। बस थोड़े दिन ठहर जा, जैसे ही काम से एक दिन की भी छुट्टी मिलेगी मैं तेरे लिए बना दूंगी समोसे। ओफो माँ, ये क्या बात हुई? आज मेरा जन्मदिन है। मैंने सोचा था कि आज मजे से तुम्हारे हाथों के बने समोसे खाऊंगा, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। अपने जन्मदिन पर भी मैं अपने मन की चीज नहीं खा सकता। ओहो, कितना गुस्सा करता है तू। अच्छा ठीक है, रुक अभी यहीं पर। अपने बेटे गोलू से इतना कहकर सुशीला अंदर कमरे में गई और फौरन ही एक 10 रुपए का नोट लेकर बाहर आ गई। उसने वो 10 रुपए का नोट गोलू को देते हुए कहा, अब ले, ये 10 रुपए ले जा और लालू चाचा की दुकान पर जाकर खा ले समोसे। नहीं माँ, मुझे तुम्हारे हाथों से बने समोसे खाने थे। लालू चाचा को समोसे बनाना आता ही कहाँ है? ना तो उनके आलू में वो स्वाद है और ना ही तुम्हारे समोसे जैसा करारापन होता है उनमें। तुम रहने ही दो, जब टाइम मिले तब बना देना मेरे लिए। और इतना कहकर गोलू घर से निकल गया। समोसे ना खा पाने की उदासी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर सुशीला का मन भी उदास हो गया और वो मन ही मन सोचने लगी, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अपने बच्चे की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकी। अब नहीं, मैं गोलू को उसके जन्मदिन पर ऐसे उदास नहीं रहने दूंगी। मैं बनाऊंगी उसके लिए उसके मनपसंद समोसे। लेकिन काम पर भी तो जाना है। तो क्या हुआ, रोज तो टाइम से ही जाती हूँ, एक दिन थोड़ा देर से चलू जाऊंगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। वैसे मालकिन बातें तो सुनाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगी। लेकिन अपने गोलू के चेहरे पर खुशी लाकर रहूंगी मैं। ऐसा सोचकर सुशीला फौरन समोसे बनाने में जुट गई। पहले वो बाजार जाकर समोसे बनाने का सामान लाई और फिर उसने फटाफट गर्मा गर्म समोसे बनाकर तैयार कर दिए। कुछ ही देर में गोलू घर वापस आ गया और अपनी माँ सुशीला से बोला, अरे माँ, तुम काम पर नहीं गई अब तक? और ये खुशबू, ये तो माँ तुमने समोसे बना दिए क्या? हाँ बना दिए, आजा खा ले जल्दी से। सुशीला की बात सुनते ही गोलू फटाक से हाथ मुंह धोकर समोसे खाने के लिए बैठ गया। लेकिन फिर जैसे ही उसने समोसे की प्लेट देखी तो सुशीला से बोला, माँ तुम भी आ जाओ। नहीं बेटा, तू आराम से खा, मुझे जाना है, पहले ही काफी देर हो गई है। अच्छा तो रुको, मैं तुम्हारे लिए समोसे बांध देता हूँ, काम से वक्त निकाल कर खा लेना। इतना कहकर गोलू रसोई की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसे रसोई में एक भी समोसा नहीं मिला। और ऐसा इसलिए था क्योंकि सुशीला ने बस 2 ही समोसे बनाए थे, वो भी सिर्फ गोलू के लिए। असल में सुशीला के पास इससे ज्यादा समोसे बनाने के लिए ना तो समय था और ना ही पैसे। और ये बात समझने में गोलू को जरा भी देर नहीं लगी। अच्छा, तो माँ ने अपने लिए समोसे नहीं रखे। अब कोई बात नहीं, बाहर प्लेट में 2 समोसे तो हैं ही, एक माँ को बांध देता हूँ और एक मैं खा लेता हूँ। ऐसा सोचकर गोलू रसोई से बाहर आया, लेकिन तब तक सुशीला काम के लिए जा चुकी थी। गोलू के लिए समोसे बनाने की हड़बड़ी में सुशीला ने खुद कुछ भी नहीं खाया था और वो भूखी प्यासी दौड़ती हुई काम पर पहुंची, जहां उसकी मालकिन नलिनी गुस्से से उबल रही थी। नमस्ते मेम साहब, माफ कीजिए आज थोड़ी देर हो गई। वो आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। सुबह सुबह समोसे खाने की जिद पकड़कर बैठ गया तो मैं बस। देख सुशीला, मैंने तुझे काम पर रखने से पहले ही बता दिया था कि मेरे साथ ये देर से आने की नौटंकी नहीं चलेगी। तुझे पता है ना कि साहब को सुबह सुबह ही काम पर जाना होता है। आज तेरी वजह से उन्हें सिर्फ दूध और फल खाकर ऑफिस जाना पड़ा। और बंटी, वो बेचारा भी बस फ्रूट्स लेकर ही गया है टिफिन में। बस आज के लिए माफ कर दीजिए मेम साहब, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे दोबारा ऐसी गलती करने का मौका ही नहीं दूंगी। मैंने अपनी फ्रेंड को बोलकर नई मेड का इंतजाम कर लिया है, वो अभी थोड़ी देर में आती ही होगी। एक बार उससे बात फाइनल हो जाए फिर तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरी हालत तो आप जानती ही हैं। मेरे पति नहीं है, बस एक यही काम है जिसके सहारे मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ। अगर ये काम भी छूट गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी मेम साहब। रहने दे, तुम छोटे लोगों के ये सारे हथकंडे ना मैं अच्छे से जानती हूँ। वैसे तो बड़ा गरीब होने का नाटक करती है, लेकिन अपने बेटे की इच्छाएं पूरी करने के लिए खूब पैसे हैं तेरे पास। सुबह सुबह समोसे तल कर आ रही है और कहती है कि गरीब है। चल अब यहाँ खड़ी होकर और मेरा टाइम वेस्ट मत कर, जाकर काम निपटा।
मैं उस नई मेड से बात करके बताती हूँ कि तुझे कब तक काम पर आना है। सुशीला नलिनी के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन नलिनी को उस पर तरस नहीं आया। वो हमेशा ही ऐसा करती थी और इसीलिए उसके यहाँ कोई काम वाली ज्यादा दिन टिक नहीं पाती थी। काम निपटाकर सुशीला घर वापस आ गई, जहाँ गोलू उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। माँ, तुम आ गई? तुमने कुछ खाया तो नहीं होगा ना? आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक समोसा बचा कर रखा है। गोलू की बात सुनकर सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन आगे बढ़कर गोलू को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए उससे बोली, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, तुम बहुत अच्छी हो। और तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? तुम्हारे ये समोसे। हाँ माँ, सच में। और इस बार जो चटनियां बनाई थी तुमने, आहा, मजा ही आ गया माँ, बिल्कुल चाट सी बन गई थी। हाँ, समोसा चाट। तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए वैसे ही समोसा चाट बनाकर लाता हूँ जैसे आज मैंने खाई थी। इतना कहकर गोलू सीधा रसोई में गया और फिर उसने बचे हुए एक समोसे को एक प्लेट में तोड़कर उस पर तीखी और मीठी चटनी डाल दी। फिर उस पर थोड़े से चने भी डाल दिए और फिर उसे लेकर सुशीला के पास गया। लो माँ, खाकर देखो इसे। अरे ये क्या हाल कर दिया तूने समोसे का? और ये चने कहाँ से लाया? पड़ोस वाली शांति चाची दे गई थी। उनके पास हमारी एक कटोरी थी ना, उसी में ये चने रखकर लाई थी। माँ, अब तुम ये सब बातें छोड़ो और ये समोसा चाट खाकर देखो। सुशीला गोलू की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर उसने समोसा चाट में से एक चम्मच चाट लेकर चखी और फिर गोलू से बोली, अरे वाह गोलू, तूने तो सचमुच में ही कमाल कर दिया। ये तो बहुत बढ़िया है, ले तू भी खा। सुशीला गोलू को खुश देखकर बहुत खुश थी। नलिनी के घर जो कुछ भी हुआ था वो उस बारे में भूल ही गई थी, लेकिन फिर माँ, इस बार जब तुम्हें काम के पैसे मिलेंगे तब ढेर सारे समोसे और ऐसी ही ढेर सारी चटनी बनाना और चने भी बना लेना। फिर मैं अपने सारे दोस्तों को ऐसी ही समोसा चाट खुद बनाकर खिलाऊंगा। गोलू की बात सुनकर सुशीला जैसे होश में आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? गोलू, इस बार जो पैसे मिलेंगे काम से, शायद उन्हीं में काफी समय काटना होगा। आज काम पर देर से पहुंची थी ना, तो मालकिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। शायद वो मुझे काम से निकालने वाली हैं। क्या? बस एक दिन देर हो गई तो इतना गुस्सा? कोई बात नहीं माँ, तुम चिंता मत करो। और वो खड़ूस आंटी तुम्हें काम से निकाले उससे पहले तुम ही उसके यहाँ से काम छोड़ दो। हैं? ये तो क्या बोल रहा है गोलू? जब तक कोई और जगह काम नहीं मिलता कम से कम तब तक तो। नहीं माँ, अब तुम्हें किसी के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अब क्या करना है। अब से तुम और मैं मिलकर समोसा चाट बनाएंगे और उसे बेचेंगे। तुम देखना माँ, हमारी बहुत अच्छी कमाई होगी। गोलू की बात सुनकर सुशीला हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल उसमें भी आत्मविश्वास जगा और उसने गोलू को फिर से गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसके बाद सुशीला ने खुद ही नलिनी के घर का काम छोड़ दिया और वहां से मिले पैसों से उसने समोसा चाट बनाने का सामान खरीदा। हालांकि ये सब करते हुए सुशीला के मन में इस बात को लेकर डर था कि अगर ये काम ना चला तो क्या होगा, लेकिन फिर गोलू का आत्मविश्वास देखकर उसमें भी हिम्मत आ गई और उसने पूरे मन से समोसा चाट का सामान बनाकर तैयार कर लिया। और फिर शाम होते ही, नहीं माँ, तुम रहने दो, चाट तो मैं ही लगा कर दूंगा सबको। जितने मन से सुशीला ने समोसे बनाए थे, गोलू भी उतने ही मन से समोसा चाट लगाकर सबको दे रहा था। पहले दिन ही सारी की सारी समोसा चाट कुछ ही घंटों में बिक गई और लागत के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी हाथ आ गया। सुशीला और गोलू बहुत खुश थे। फिर कुछ दिनों बाद, अरे सुनो बच्चे, मुझे समोसा चाट को ऑर्डर देना है। आपको लाइन में लगना होगा, ये सारे लोग ऑर्डर देने के लिए खड़े हैं। उस जगह पर वाकई बहुत भीड़ थी और नलिनी को उसी भीड़ से जूझते हुए आगे बढ़ना पड़ा। और फिर जैसे ही उसने सुशीला को वहां पर ऑर्डर लेते हुए देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे सुशीला, तुम ये मशहूर समोसा चाट की स्टॉल चलाती हो, लेकिन कैसे? इतनी जल्दी इतना सब कैसे कर लिया तुमने?
बस अपने बच्चे की इच्छा पूरी करती रही मेम साहब, और भगवान पर भरोसा बनाए रखा, क्योंकि वो तो सब जानता है ना कि कौन क्या है। अब वैसे आपका कितना प्लेट का ऑर्डर है? पैसे एडवांस ही देने होंगे आपको। सुशीला और गोलू की तरक्की जहां उन दोनों के लिए उनकी मेहनत का फल थी, तो वहीं नलिनी जैसे लोगों के लिए एक सीख भी थी कि भले ही आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, कभी भी किसी को छोटा समझकर उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। प्रियांशु अपनी 4 बहनों का इकलौता भाई था। वो सब बहुत छोटे थे जब उनके माता पिता का देहांत हो गया था, लेकिन प्रियांशु ने हिम्मत नहीं हारी और उसने मेहनत करके अपनी बहनों का पेट पाला और उनके लिए पक्का घर बनवाया। ऐसे ही समय बीता। एक रोज सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी तीसरी बहन बोली, भैया आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मतलब ये कि आपने हम चारों के लिए भाभी भी ढूंढ ली और हमें बताया तक नहीं। हाँ भैया, हम सब अब आपका घर बसते हुए देखना चाहते हैं। अपनी खुशी देखकर प्रियांशु मलाइका से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। मलाइका एक अमीर घर की लड़की थी। उसके शब्दों में हमेशा अमीरी झलकती थी। अमीर घर से होने के नाते वो बहुत डिमांडिंग भी थी। शादी के दिन वो अपनी 4 नंदों को देखती है और कहती है, ओह अच्छा, तो ये है मेरी 4 नंदे जिन पर मेरा पति अपनी जान छिड़कता है, लेकिन अब मैं इन भाई बहन के प्यार का ये बंधन खत्म करके ही रहूंगी। गृह प्रवेश करके मलाइका घर आती है। अगले दिन वो महंगी सी साड़ी पहनकर तैयार होती है। वाह भाभी, आपकी ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। सुंदर तो होगी, पूरे 40,000 की साड़ी जो है। अब इतनी महंगी ड्रेस लेना तुम चारों गरीबों के बस में कहां। अपनी भाभी के हाथों अपना मजाक बनता देख सौम्या की आंखें भर आती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रियांशु ऑफिस के काम से कुछ महीनों के लिए बाहर चला जाता है। मलाइका अब चारों से खूब काम करवाने लगी। जाओ मेरे लिए कॉफी बनाकर ले आओ। पायल कॉफी बनाकर लाती है, लेकिन वो पीते ही मलाइका को गुस्सा आ जाता है और वो गर्मा गर्म कॉफी उसके हाथ पर गिरा देती है। आह माँ, मेरा हाथ, आह छी, ये कोई कॉफी है इतनी घटिया। सीमा, तू जाकर मेरे लिए कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना कर ला। कुछ देर बाद डर के मारे सीमा आलू के पराठे दही के साथ अपनी भाभी को खाने को देती है, जिसका पहला निवाला मुंह में डालते ही वो उस प्लेट को उठाकर फेंक देती है। मैं अमीर घर की बेटी हूँ, जहाँ मैं पली बड़ी हूँ ना, वहाँ नौकर बनने की हैसियत भी नहीं है तुम्हारी। मुझे ये गया गुजरा खाना खाने की आदत नहीं है, इसलिए अब से मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग इस घर में खाना बनना चाहिए, समझी। अब सुबह से शाम तक मलाइका अपनी 4 नंदों से सारा दिन काम करवाती और उन सबको खाने के नाम पर 2-2 सूखी रोटी ही देती। भाभी, अब क्या हमें अपने ही घर में रूखी सूखी रोटी खानी पड़ेगी? ओए होए, नखरे तो देखो इसके। सारा दिन मेहनत करे मेरा पति और अच्छा अच्छा खाना चाहिए इन महारानियों को। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। मलाइका वो सूखी रोटी भी कूड़े में फेंक देती है और रसोई में ताला लगा देती है। उस रात उन चारों को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन जब पायल सफाई कर रही थी तो गलती से उसके हाथ से एक महंगा शोपीस जो मलाइका को शादी में मिला था वो टूट जाता है। ये देख वो गुस्से में अपनी ननद को थप्पड़ मारती है। माफ करना भाभी, मुझे ये दिखाई नहीं दिया। चील जैसी इतनी मोटी मोटी आंखें लिए बैठी है, फिर भी तुझे ये दिखाई नहीं दिया? तुझ गरीब को तो पता भी नहीं होगा ये कितना कीमती है। तभी बाकी तीनों बहनें भी वहां आती हैं और अपनी बहन को अपनी अमीर भाभी से बचाती है। बस बहुत सह लिया हमने आपका अत्याचार, लेकिन अब और नहीं। आप भी बाकी उन सब अमीरों की तरह निकली जो हम गरीबों पर अत्याचार करते हैं और हमें अपने पांव की धूल समझते हैं। मुझसे जुबान लड़ाओगी तुम चारों? अभी के अभी निकलो तुम मेरे घर से। मलाइका उन चारों को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए वो सब मजबूर हो जाती हैं। उधर प्रियांशु जब वापस लौटा तो मलाइका ने उसे झूठ मूठ की कहानी सुना दी। मैं नहीं मानता कि मेरी बहनें ऐसा कर सकती हैं। मैंने तो खुद कभी नहीं सोचा था कि इतनी भोली भाली दिखने वाली नंदे हमारी नाक कटवा कर भाग जाएंगी। अब तो उनकी ऐसी हरकतें देखकर मेरा यहाँ रहने का मन ही नहीं करता। ना जाने तुम्हारी पीठ पीछे उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए होंगे यहाँ। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम होम लोन लेकर इस छोटे से घर को बेचकर बड़ा घर ले लें, लेकिन लोन मेरे अकाउंट से उठाएंगे तो लोन में इंटरेस्ट कम जाएगा, इसलिए तुम सारे पैसे मेरे अकाउंट में शिफ्ट कर दो। जैसा तुम्हें ठीक लगे मलाइका।
प्रियांशु सारे पैसे उसके अकाउंट में डाल देता है, साथ ही मकान को भी बेच देता है और उसके पैसे भी मलाइका के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन एक फ्रॉड कॉल आने से मलाइका उसके जाल में फंस जाती है और उसके अकाउंट से सारे पैसे कट हो जाते हैं। साथ ही प्रियांशु की नौकरी भी चली जाती है और वो लोग सड़क पर आ जाते हैं, जहां एक रोज उन चारों बहनों की नजर उन पर जाती है। भैया भाभी आप यहाँ? तुम चारों आखिर क्यों घर से भागी? तुमने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हम घर से नहीं भागी भैया, बल्कि भाभी ने हमें घर से निकाल दिया। वो तो शुक्र है हमें एक जगह काम मिल गया और हमने खुद का घर ले लिया। मुझे माफ कर दो तुम चारों, मुझे अपने किए की सजा मिल चुकी है। फिर वो उन चारों को सारी बात बताती है, जिसके बाद वो अपनी भाभी को माफ कर देती है और अपने साथ उन्हें अपने घर ले आती है। घर के सब लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो चुके थे। माँ जी, हम लोग तैयार हो चुके हैं। हाँ माँ, रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत मिलेगा, शादियों का सीजन चल रहा है। वैसे ये कंचन और मुकुल कहाँ है? मैं आ गया भैया, कंचन बस बाल बना कर आ रही है। उसके बाल कोई रेखा और जयाप्रदा हीरोइनों जैसे लंबे तो है नहीं, जोड़ी बनाने में वक्त लग रहा है उसे। प्रेमा, वो क्या कहते हैं, बहू के बाल कौन सी कटिंग के हैं? माँ जी, ब्लंट कटिंग। हाँ वही तो। अब तुम अपने आप को ही देख लो प्रेमा, ये चोटी में गजरा लगाकर तुम्हारे बाल कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं इस मुकुल को परकटी कंचन में क्या दिखाई दिया, जो लव मैरिज करके ले आया। रत्ती भर भी सुंदर नहीं दिखती। प्रेमा कंचन से लाख गुना सुंदर दिखती है। कंचन बहू थोड़ी और देर लगा देती तैयार होने में तो क्या होता, फेरों के समय पहुंच जाते। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ कंचन बहू, तुम्हारे बाल तो इतने छोटे हैं कि उंगलियों पर गिन दूं, फिर भी तुम्हें इतना समय तैयार होने में लग जाता है। प्रेमा बहू को देखो, इतनी सुंदर चोटी भी बनाई, गजरा भी लगाया, साड़ी भी पहनी, फिर भी 10 मिनट में तैयार होकर आ गई। माँ जी, वो साड़ी में सिलवटें ज्यादा थी तो प्रेस करने में समय लग गया। कंचन की सास जब ताने देती तो जेठानी प्रेमा कंचन पर हंसने लगती थी। इसी बात को लेकर कभी कभी कंचन बहुत दुखी हो जाती। माँ, आप जानती हो मेरे छोटे बाल आज मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए हैं। माँ जी मुझे हर वक्त ताने देती रहती हैं। कंचन, बचपन से मैंने बहुत कोशिश की थी कि तुम्हारे बाल बड़े हो जाए, पर तुम्हारे बाल लंबे ही नहीं होते थे। जैसे ही थोड़े बड़े होने लगते थे, झड़ने शुरू हो जाते थे। इस वजह से मैंने तुम्हारे बाल छोटे ही रखे। कंचन फोन रख देती है। वो इसी तरह अपने छोटे बालों की वजह से दुखी रहने लगी थी। एक दिन कंचन किसी काम से बाजार गई तो उसने देखा रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हैं और लोग उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछकर खुशी खुशी जा रहे हैं। कंचन भी उन साधु बाबा के पास जाती है। प्रणाम साधु बाबा। जीती रहो बेटी, कहो तुम्हारी क्या समस्या है? अगर मैं साधु बाबा से बालों को लंबा करने का कोई उपाय पूछ लूं तो माँ जी मुझे ताने देना बंद कर देंगी और प्रेमा भाभी मेरे ऊपर हंसेगी भी नहीं। बाबा, क्या कोई उपाय है कि मेरे बाल लंबे हो जाए? अच्छा, तो तुम्हें अपने बाल लंबे करने हैं, पर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? कंचन साधु बाबा को अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसके बाद वो साधु बाबा हवा में हाथ उठाते हैं और उनके हाथ में एक कंघी आ जाती है। ये लो बेटी, ये कंघी तुम्हारे छोटे बालों को लंबा कर देगी। क्या सचमुच बाबा इस कंघी से मेरे बाल भी लंबे हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, बस तुम्हें इसी कंघी से अपने बालों को संवारना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने ये कंघी देकर मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। पर ध्यान रखना, इस कंघी के कुछ नियम है। इस कंघी का उपयोग सिर्फ तुम्हें ही करना है। यदि तुम्हारे अलावा किसी और ने अपने बालों पर ये कंघी की तो वो गंजा हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। साधु बाबा से कंघी लेकर कंचन खुशी खुशी घर लौट आती है और घर आकर सारी बात अपनी सास और जेठानी को बताती है। माँ जी, पर साधु बाबा ने मुझे एक बात ध्यान रखने के लिए कही है कि इस कंघी का इस्तेमाल सिर्फ मुझे ही करना है। अगर किसी और ने इस कंघी का उपयोग किया तो वो गंजा हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखना कि इस कंघी का कोई भी इस्तेमाल ना करे। अरे तेरे ही बाल लंबे हो जाएं। अब इस बुढ़ापे में मैं क्या करूंगी अपने बाल लंबे करके? चल, कुछ तो तेरा भला हुआ।
और मुझे वैसे भी कंघी करने की आदत नहीं है, मैं तो हेयर ब्रश यूज करता हूँ, तो तुम्हारी इस कंघी का इस्तेमाल तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। पर फिर भी सावधानी के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अच्छा माँ जी, मैं इस कंघी से अपने बाल संवार कर देखती हूँ। ऐसे सोच रही है जैसे इसके बालों पर कंघी लगेगी और लंबे हो जाएंगे। मैं भी देखती हूँ ये कंघी क्या कमाल दिखाती है। अभी जब बाल लंबे नहीं होंगे तो माँ जी का एक और ताना तुझे सुनना पड़ेगा। देखना, सबसे पहले मैं ही तेरे ऊपर हंसूंगी। कंचन जैसे ही उस कंघी से बाल संवारने लगती है, देखते ही देखते कंचन के बाल लंबे होते चले जाते हैं और इतने लंबे हो जाते हैं मानो जमीन छू लेंगे। कंचन के बाल घने, लंबे और बेहद ही सुंदर हो जाते हैं। ये देखकर मुकुल और उसकी सास बहुत खुश होते हैं। माँ जी देखो, मेरे बाल लंबे हो गए। ये तो कमाल हो गया कंचन बहू, तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे हो गए। लंबे बालों में तुम सुंदर लग रही हो कंचन। साधु बाबा ने कंघी के रूप में तुम्हें कोई वरदान दे दिया। इसके बाल तो सचमुच लंबे हो गए। अब तो माँ जी कंचन को कोई ताना नहीं देगी, बल्कि इसके बालों की तारीफ ही करेंगी। माँ जी देखो, मैंने कितनी सुंदर चोटी बनाई है। ये चोटी का डिजाइन तो बहुत अच्छा लग रहा है कंचन। तू लंबे बालों की चोटी बनाना भी जानती है? हाँ माँ जी, वो मैंने बहुत पहले बालों के नए नए डिजाइन बनाना सीखा था, पर मेरे बाल छोटे थे इसलिए कभी हेयर स्टाइल बनाने का मौका ही नहीं मिला। कंचन, हेयर स्टाइल से याद आया, क्यों ना तुम सोशल मीडिया पर अपने लंबे बालों के नए नए हेयर स्टाइल बनाकर डालो, लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आइडिया तो अच्छा है, क्यों माँ जी? तो और क्या, जब तेरे इतने सुंदर और लंबे बाल हो ही गए हैं तो लोगों को भी तो दिखे कि मेरी बहू के बाल कितने लंबे हैं। कंचन के लंबे बालों की तारीफ आस पड़ोस में भी होने लगी और मोहल्ले की औरतें जब भी कंचन से मिलती तो उसके लंबे बालों की तारीफ करने लगती। कुछ भी कहो जानकी, तुम्हारी बड़ी बहू के बाल तो पहले ही अच्छे थे, पर छोटी बहू के बाल लंबे होकर और सुंदर हो गए हैं। तो और क्या, मैं अपनी दोनों बहुएं सुंदर ही ढूंढ कर लाई हूँ। दोनों नहीं, सिर्फ एक बहू। ये कंचन तो परकटी थी छोटे बालों वाली। कहीं ऐसा तो नहीं कंचन ने जानबूझकर ये बहाना बनाया है कि इस कंघी का इस्तेमाल इसके अलावा कोई और करेगा तो गंजा हो जाएगा? ये झूठ बोल रही है। इसे ये लगता है कि अगर मैंने इस कंघी से बाल संवारे तो मेरे बाल भी इसके जैसे सुंदर हो जाएंगे, इसलिए इसने ऐसा बोला होगा। कोई बात नहीं, मैं छुपकर इसकी कंघी से ही बाल बनाऊंगी, फिर तो मेरे बाल और भी लंबे और सुंदर हो जाएंगे। देखने में तो मैं वैसे भी इस कंचन से बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। कंचन की जेठानी प्रेमा के मन में ईर्ष्या की भावना पैदा हो चुकी थी, इसलिए जब कंचन रसोई में थी तो प्रेमा उसके कमरे में गई और वो कंघी उसने उठा ली। अब देखते हैं मेरे बाल भी लंबे होने से कौन रोकता है। अच्छा झूठा बहाना बना रही थी कंचन। अब जल्दी जल्दी कंघी से अपने बाल लंबे कर लेती हूँ और चुपचाप वापस इसके कमरे में रखाऊंगी। प्रेमा जैसे ही उस कंघी से बाल संवारने लगती है, अचानक ही उसके बाल गायब हो जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। ये क्या हो गया? मैं गंजी कैसे हो गई? मेरे बाल कहाँ गए? हे भगवान, इसका मतलब कंचन सच बोल रही थी। मैंने उसकी बात को नहीं माना। ये सब मेरी ईर्ष्या भावना के कारण हुआ है। मेरे अपने बाल बहुत सुंदर थे, मैंने क्यों लालच किया? मुझे अपने बालों से ही संतुष्ट रहना चाहिए था। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो गंजी हो गई। क्या हुआ भाभी? आपके चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं कमरे में आई हूँ। अरे, आप गंजी कैसे हो गई? कहीं आपने? प्रेमा बहू, ये क्या हो गया? तुम गंजी कैसे हो गई? तुम्हारे सुंदर बाल कहाँ गए? माँ जी, कंचन के लंबे बाल देखकर मैं जलन में भर गई थी, इसलिए मैंने उसकी कई बातों पर ध्यान नहीं दिया और मैं इस कंघी से अपने बाल संवारने लगी। पर जैसे ही मैंने अपने बालों पर इस कंघी को लगाया, गंजी हो गई, मेरे बाल गायब हो गए। कंचन, कुछ करो, मैं इस रूप में नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो कंचन, मेरी सहायता करो। मैं फिर से अपने वही बाल वापस चाहती हूँ जो मेरे पहले थे। इसके लिए मुझे उन्हीं साधु बाबा के पास दोबारा जाना होगा। पर आप चिंता मत करो भाभी, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढकर जरूर लौटूंगी। बेटी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें इस कंघी को बहुत संभाल कर रखना है। अब इसका एक ही उपाय है। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारी जेठानी के बाल फिर से वापस आ जाएं, तो इसके लिए तुम्हें अपने इन बालों का बलिदान देना होगा और वापस अपने छोटे बालों के साथ उसी रूप में आना होगा। मुझे मंजूर है बाबा,
पर कम से कम मेरी जेठानी के बाल तो वापस आ जाएंगे। मैं तो छोटे बालों के साथ पहले भी खुश थी, तो आगे भी खुश रह लूंगी। तुम घर जाओ, तुम्हारी जेठानी के बाल वापस आ चुके होंगे। कंचन, मेरे बाल फिर से वापस आ गए। तुमने ऐसा क्या किया कंचन? तुम्हारे बाल छोटे कैसे हो गए? तुम्हारे लंबे बाल कहाँ गए? कंचन साधु बाबा की बात सबको बताती है। प्रेमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रेमा बहू, आज मुझे पता चल गया, हमारी कंचन सचमुच बहुत सुंदर है। बाल छोटे हो या लंबे, देखने वाले का नजरिया अच्छा होना चाहिए। और फिर इतना सुनते ही कंचन अपनी सास और जेठानी के गले लग जाती है। दुनिया भले ही 21वीं सदी में बढ़ गई है, पर कृष्णा देवी आज भी पुराने समय और पुराने रीति रिवाजों को मानती चली आ रही थी। क्या बात है, आज तुम चारों दिखाई दे रही हो रसोई में। बड़ी बहू कहाँ है? माँ जी, भाभी महीना हो रही है, आज पहला दिन है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। और खबरदार, बड़ी बहू को बोलना 3 दिन तक अपने कमरे में ही रहेगी, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। बेकार में मंदिर को हाथ लगा दिया। मेरी तुलसी भी बाहर आंगन में रखी है। बड़ी बहू को बोलना आंगन में तुलसी के पास ना जाए और रसोई में तो बिल्कुल भी ना झांके। हाँ, हो गई इनकी शुरू वही बातें। पता नहीं दुनिया बदल रही है और ये है कि अभी भी उन्हीं बातों पर अटकी हुई है। पीरियड्स में ये मत करो, पीरियड्स में वो मत करो। अरे विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये उस जमाने में हम औरतों की सहूलियत के लिए बनाए गए नियम थे, ताकि इन दिनों में एक औरत को आराम मिल सके और वो पूरी तरह से रेस्ट कर सके। पर इन्होंने उन चीजों को इतनी गहराई में ले लिया कि 3 दिन तक खुद के कामों के लिए भी एक औरत रसोई में नहीं जा सकती। एक पानी का गिलास भी लेना हो तो किसी की राह देखते रहो कि कब कोई आएगा और हमें देगा। कृष्णा देवी अक्सर ही ऐसा करती थी। बताओ, पांचों को एक दिन एक साथ ही महीना होना था, पूरा दिन रसोई में मैं ही लगी रहूं। माँ जी, हम तो बोल रहे हैं हमें रसोई में आने दो, पर आप हो कि जिद पर अड़ी हुई हो। हम पांचों मिलकर रसोई का काम कर लेंगे। माँ जी, कुछ नहीं होता, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। आप इतना सारा काम 3 दिन रसोई का कैसे संभालोगे? बड़ी भाभी चिंता मत करो, आज मेरा चौथा दिन है, मैंने आज सिर धो लिया है। मैं माँ जी की मदद कर दूंगी। मैं भी कल ठीक हो जाऊंगी, कल मैं भी मदद कर दूंगी। मेरा तो आज पहला दिन है, मुझे तो कमरे में ही रहना पड़ेगा। और बड़ी भाभी आपको भी। हाँ, बिल्कुल नहीं, तुम दोनों तो बिल्कुल बाहर नहीं आओगी। कभी कभी पांचों बहुओं को एक साथ पीरियड्स आ जाते थे, जिस वजह से कृष्णा देवी खुद ही रसोई में लग जाती थी, या फिर किसी बहू का दिन आगे पीछे होता था तो वो मदद कर देती थी। ऐसा अक्सर ही होता रहता था। भले ही कृष्णा देवी के इस व्यवहार से घर में सभी को परेशानी होती थी, फिर भी कृष्णा देवी की सोच नहीं बदलती थी। एक बार गंगा स्नान आया तो कृष्णा देवी ने अपनी पांचों बहुओं और उनके बच्चों के साथ गंगा नहाने के लिए प्रोग्राम बनाया। क्योंकि पांचों बेटे अपने कारोबार में व्यस्त थे, इसलिए कृष्णा देवी अपनी बहुओं और पोता पोती के साथ ही गंगा स्नान के लिए निकल पड़ी। उन्होंने अपनी पांचों बहुओं से पूछ लिया था कि उनमें से किसी के पीरियड्स तो नहीं आए, तो पांचों ने मना कर दिया। सबसे छोटी बहू पिंकी अपनी डेट भूल गई थी। उसे लग रहा था कि अभी उसका थोड़ा लेट पीरियड्स आएंगे। घर के सब लोग गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे। कृष्णा देवी भी बहुत खुश थी, पर सबसे छोटी बहू पिंकी थोड़ी उदास हो गई और उसने उदासी का कारण बता दिया, जिससे कृष्णा देवी गुस्से में आ गई। जब घर से निकलने से पहले मैंने तुम पांचों बहुओं से ये बात पूछी थी कि तुम पांचों बहुओं को पीरियड्स तो नहीं आने वाले, तो तुम सबने मुझे मना कर दिया। तो पिंकी बहू, तुम्हें कैसे पीरियड्स आ गए? तुम महीना कैसे हो गई? अब तुमने सब अपवित्र कर दिया। अब इस गंगा से दूर बैठना, यहाँ फटकने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम गंगा के पास भी नहीं आओगी। पिंकी गंगा से दूर बैठ जाती है। सब लोग कृष्णा देवी के सामने नहीं बोल सकते थे। चारों बहुएं अपने बच्चों को नहलाने लगती हैं और खुद भी नहाती हैं। कृष्णा देवी ने जंजीर पकड़ी हुई थी और गंगा में डुबकी लगा रही थी। अचानक कृष्णा देवी के हाथ से जंजीर छूट जाती है और कृष्णा देवी का पैर फिसल जाता है और वो गंगा नदी में डूबने लगती है। किसी को भी आसपास तैरना नहीं आता था। कृष्णा देवी
बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। तभी पिंकी अपनी सास के चिल्लाने की आवाज सुन लेती है। पिंकी को तैरना आता था। वो झट से बिना देर किए गंगा नदी में कूद जाती है और अपनी सास को बचाकर किनारे पर ले आती है। कृष्णा देवी उस दिन बाल बाल बची थी। माँ जी, आप ठीक तो हो? मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, पर मैं मजबूर थी। मैं आपको डूबते हुए नहीं देख सकती थी। मेरे लिए आपको बचाना मेरा पहला फर्ज था, मेरा धर्म था और मैंने उसी का पालन किया। आई एम सॉरी माँ जी, मेरे लिए रीति रिवाजों से बढ़कर आपकी जान प्यारी थी। पिंकी बहू, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस इतना जान गई हूँ कि मेरी बहुएं हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं। एक मैं हूँ जो पुरानी बातों का वहम लेकर बैठी रहती हूँ। मैं वादा करती हूँ, मैं अब अपनी बहुओं को कभी भी इन पीरियड्स के दिनों में वहम नहीं करूंगी। मेरी पांचों बहुएं बहुत अच्छी हैं, बहुत संस्कारी हैं। आज अगर तुम ना होती बहू तो मेरी तो जान ही चली गई थी। जाओ, तुम भी खुशी से गंगा में स्नान करो और गंगा मैया का आशीर्वाद लो। मैया हम सब की माँ है और कोई भी माँ अपने बच्चों से कभी वहम नहीं करती। पांचों आराम से नहाओ और बच्चों को भी नहलाओ। मैं कुछ देर यहाँ आराम करूंगी। कृष्णा देवी की पांचों बहुएं उसके गले लग जाती हैं। सब मिलकर गंगा नदी में स्नान करते हैं, गंगा मैया का आशीर्वाद लेते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। उस दिन के बाद कृष्णा देवी ने अपने पांचों बहुओं के साथ कभी भी पीरियड्स के दिनों में कोई वहम नहीं किया। इससे पांचों बहुएं उन दिनों में बहुत रिलैक्स फील करने लगी। अपनी सास का वहम दूर होने से पांचों बहुएं बहुत खुश थी। सुबह के 6 बजे होते हैं कि तभी नीतू अपने पति को उठाने की कोशिश करती है। अरे क्या होगा, आज संडे है, आज तो देर तक सोने दो। अरे चलो, उठ भी जाओ ना, अभी सभी घर वाले सो रहे हैं, उनके उठने से पहले हम जल्दी से कराते हैं। अरे क्या कराते हैं? तुम्हें जो करना है अकेले कराओ, लेकिन मुझे अभी सोने दो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जल्दी से चलो, नहीं तो सारा दिन लाइन में ही खड़े रह जाओगे। अरे जबरदस्ती है क्या? जब आ ही नहीं रही तो जाकर करूंगा क्या? अब तुम निकलो यहाँ से और मुझे सोने दो। ओहो, अगर इनके चक्कर में रही तो मैं भी पेट पकड़कर ही बैठी रह जाऊंगी। इसके बाद नीतू पेट पकड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे से भागकर बाथरूम की ओर जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों जेठानियां और छोटी देवरानी पहले से ही बाथरूम के बाहर खड़ी होती हैं। अरे यार, लेट हो गई, लगता है और जल्दी उठना चाहिए था। नीतू को देखकर उसकी देवरानी कहती है, आओ दीदी, जल्दी से आकर लाइन में लग जाओ। पर अगर तुम सब बाहर हो तो फिर टॉयलेट में है कौन? और कौन होगा मम्मी जी के सिवा? नीतू जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे मम्मी जी, आप कहीं सो तो नहीं गई? जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ लाइन लगी पड़ी है। निधि ये कही रही होती है कि तभी शीला, उनकी सास, टॉयलेट से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही मंश की बहू नीतू पेट पकड़कर पीछे से भागते हुए आती है और लाइन तोड़कर टॉयलेट में घुस जाती है और झट से दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर बाकी सब हैरान रह जाती है। तभी सबसे बड़ी बहू राखी जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे ओ नीतू की बच्ची, जल्दी से बाहर निकल, मेरा नंबर था, तू कहाँ से बीच में घुस गई? निकल निकल ना। अरे क्यों दरवाजा पीट रही है? उसको तोड़कर ही मानेगी क्या? और अब वो अंदर गई है तो पेट की गंदगी निकाल कर ही बाहर निकलेगी। और जब मैं अंदर थी तब भी तुम में से कोई दरवाजा पीट रहा था। तुम सब जानती हो ना, बुजुर्ग लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाया कीजिए। आपकी कब्ज के चक्कर में तो हम लोगों के पेट के बुलबुले उठने लग पड़ते हैं। ये सब बातें छोड़ो मम्मी जी, अब ये बताओ कि कब तक हम ऐसे ही एक टॉयलेट में जाते रहेंगे? उम्र भर ऐसे ही जाना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि शुक्र मनाओ तुम लोगों को एक टॉयलेट तो नसीब हुआ। हम तो अपने गांव में खुले में शौचालय जाते थे और खुले में जो जाने का मजा है, ओए होए 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 होए। इतना कहते ही शीला चुप हो जाती है। पर मम्मी जी, आपकी इतनी सारी बहुएं हैं, आपको 2 टॉयलेट तो बनवाने ही चाहिए ना। आई बड़ी 2 टॉयलेट वाली, ये घर है, कोई तेरे बाप का होटल नहीं जो 2-2 टॉयलेट चाहिए तुम्हें। मम्मी जी, पर जैसे यहाँ लाइन लगी है ना, ये किसी के घर का टॉयलेट नहीं बल्कि किसी चौल का सुलभ शौचालय मालूम होता है। हाँ, बस इसका ये एक सुख है कि हमें धोने के लिए बाल्टी और मग्गा लेकर नहीं आना पड़ता।
निधि बोल ही रही थी कि तभी वहां खड़ी राखी जोर से बदबूदार गैस छोड़ती है। उसकी बदबू से वहां खड़े सभी अपनी नाक पर हाथ रख लेते हैं। उसके ऐसा करते ही शीला कहती है, हाय मोरी मैया, ना जाने क्या ठूसा था इस कमबख्त ने रात में जो इतनी गंदी बदबू निकाली है। मम्मी जी, जिस घर में 4 बहुओं का एक टॉयलेट होगा वहां तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। फिर राखी दोबारा से दरवाजा पीटते हुए कहती है, जल्दी से बाहर निकल मेरी माँ, अब तो बर्दाश्त से बाहर है सब कुछ। ये कहकर राखी फिर से दरवाजा पीटने लगती है। शीला देवी की जॉइंट फैमिली थी जिसमें उसकी 4 बहुएं थी और 4 बेटे थे और उन सबके लिए केवल एक ही टॉयलेट था। सारा घर एक ही टॉयलेट यूज करता था। वैसे कहने को तो उस घर में 2 टॉयलेट थे, लेकिन दूसरे टॉयलेट की सीट टूट रखी थी और फ्लश पूरी तरह खराब था, जिस वजह से कोई उसे यूज नहीं करता था। बेचारी सारी बहुओं का आधा दिन तो टॉयलेट में अपनी बारी आने के इंतजार में ही गुजर जाता, और ऊपर से अगर गलती से कोई मेहमान घर पर आ जाए तब तो समझो हो गई छुट्टी। ऐसे ही एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। तभी नीतू दरवाजा खोलती है। मैडम, रश्मि जी का पार्सल आया है। रुको, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। रश्मि, अरे ओ रश्मि, जल्दी आ, देख तेरा पार्सल आया है। आई दीदी। जी लीजिए। पार्सल देकर कुरियर बॉय वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुककर उन दोनों से कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? लेकिन क्यों? क्यों मतलब, ये तो नेचर कॉल है, कभी भी आ सकती है, और इस वक्त मेरे लिए जाना बहुत अर्जेंट है। दीदी, अभी कोई होगा तो नहीं ना टॉयलेट में? मैं क्या जानू रश्मि, लेकिन अब अगर इसे जोर की लगी है तो कर भी क्या सकते हैं। ले जाओ इसे। रश्मि इसको टॉयलेट की तरफ लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही कुरियर बॉय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो अंदर से बंद होता है। इतने में अंदर से आवाज आती है, अब कौन है बे, कम से कम यहाँ तो चैन से बैठने दो, सुबह जाने नहीं देते, दिन में भी परेशान करके रखा है। अब तो जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं होता मैं बाहर नहीं आऊंगी। अरे दीदी धीरे बोलो, अगर गलती से किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? सुनने दो, अगर कोई सुनता है तो कम से कम औरों को भी तो पता चले कि कैसी जालिम सास है हमारी, जो 4-4 बहुओं के लिए सिर्फ एक ही टॉयलेट रखा हुआ है। इसके बाद रश्मि उस आदमी से कहती है, जी माफ कीजिएगा, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। कोई बात नहीं जी, मुझे इनके जितनी इमरजेंसी भी नहीं है। ये कहकर वो आदमी क्रॉस लेग करके खड़ा हो जाता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब निधि बाहर नहीं आती तो वो आदमी जल्दी में वहां से निकलने लगता है कि तभी रश्मि पीछे से आवाज देते हुए कहती है, अरे रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप वो काम पूरा करके ही जाइए। नहीं करना मुझे कोई टॉयलेट, अगर मैं ऐसे ही वेट करता रहा तो मेरी पैंट यहीं गीली हो जाएगी। इससे तो अच्छा होगा मैं बस स्टैंड पर बने सुलभ शौचालय में चला जाऊं। ये कहकर वो आदमी वहां से भागता हुआ चला जाता है। रश्मि अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीतते चले गए, लेकिन टॉयलेट की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। एक शाम जब शीला घूमने गई होती है तभी चारों बहुएं बैठकर रोज की इस परेशानी का हल ढूंढने के विषय में चर्चा करती हैं। हे भगवान, अब क्या दिन आ गए, हमारी जो सास की चुगलियां छोड़कर टॉयलेट के ऊपर चर्चा करने बैठे हैं हम। सब हमारी सासू माँ का किया धरा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये सोचो कि कैसे हम अपनी सास को दूसरा टॉयलेट भी ठीक करने के लिए मनाएं। ऐसे तो मानने से रही, हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम में से एक का पेट खराब कर दिया जाए, जिससे सारा दिन उसका टॉयलेट में ही बीते। फिर जब मम्मी जी को टॉयलेट यूज करने नहीं मिलेगा तभी उन्हें दूसरे टॉयलेट की अहमियत समझ में आएगी। वो तो ठीक है, पर किसका पेट खराब करे? तू अपना कर ले, मैं तेरे लिए जमाल गोटा लाई देती हूँ। वाह जी वाह, ये क्या बात हुई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अगर मुझे टॉयलेट में जगह ना मिली तो मेरा तो हो जाएगा ना वही काम तमाम। ऐसा करो, आपका आइडिया है, आप पर ही आजमा कर देखते हैं इसे। ना बाबा ना, ओहो, हम सब क्यों अपना पेट खराब करें? जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है उन्हीं का खराब करते हैं। अभी तो सास होने का फायदा उठाकर वो हमसे पहले टॉयलेट चली जाती हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। यही। उसी शाम अपने प्लान के अनुसार वो चारों अपनी सास के खाने में जमाल गोटा मिला देती है। कुछ देर में शीला के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो भागते हुए टॉयलेट की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी रश्मि झट से टॉयलेट में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है।
शीला दरवाजा पीटते हुए चिल्लाकर कहती है, अरे करमचली, तुझे सुबह से टाइम ना लगा? जो मेरे जाने पर ही घुसना था तुझे, जल्दी निकल बाहर। कुछ देर में रश्मि बाहर आती है। तभी शीला झट से अंदर जाकर फ्रेश होती है और पसीना पोंछते हुए बाहर आती है। लेकिन अभी वो अपने कमरे की ओर जा ही रही होती है कि तभी उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है और वो वापस टॉयलेट जाने लगती है। लेकिन तभी निधि टॉयलेट जा रही होती है कि शीला उसको कहती है, अरे ओ कहाँ चली? मुझे बड़ी जोर की आई है, जरा भी देर हुई तो तुझे ही साफ करना पड़ जाएगा। मुझे भी जोरों की लगी है मम्मी जी, आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं यूं गई और यूं आई। ये कहकर वो टॉयलेट चली जाती है। अरे जल्दी निकल जा, निकल मेरी माँ। कुछ देर में राखी भी वहां आ जाती है और वो शीला से पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, आपका पेट खराब है क्या? हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा है, पेट में जोरों की गुड़गुड़ाहट हो रही है, लेकिन ये मर्जानी कब से टॉयलेट पर कब्जा करके बैठी हुई है। अब पता चला मम्मी जी, अगर दूसरा टॉयलेट होता तो क्या आपको इतनी परेशानी होती? इसीलिए कहते हैं इतनी बड़ी फैमिली में 2 टॉयलेट होना बहुत जरूरी है। घर में कमरे भले ही कम हो, लेकिन टॉयलेट तो 2-3 होने ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो बहू, अगर कभी किसी का मेरी तरह पेट खराब हो गया तो उसका तो खड़े खड़े ही रायता फैल जाएगा। अब मुझे समझ आ गया, अब मैं कल ही दूसरा टॉयलेट ठीक करवाऊंगी। इतना कहकर शीला वहां से चली जाती है। तभी चारों बहुएं आपस में ताली देते हुए कहती हैं, अपना मिशन